करने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई है। आधी आबादी को पूरा न्याय देना, महिला सशक्तिकरण हमारा सबसे प्राथमिकता का लक्ष्य है। इसलिए आपको ध्यान होगा पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,15,02,74 दीदियां मतलब स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति की श्रेणी में आ गई है। लखपति का मतलब है जिनकी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। और हमारे ये अभियान निरंतर जारी है। आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम अद्भुत ढंग से हो रहा है। 10 करोड़ बहनें 90 लाख स्वास्थ्य सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका मिशन से जुड़ी है। और एक ने अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जिसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, वो निरंतर कर रही है। मित्रों, लखपति दीदियों का केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा, उनमें से अनेकों कई मामलों में अपने गांव का नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त कर चुकी हैं। मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और वो अधिकार संपन्न बने, इसके लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। गरीब का एक सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, पक्का घर। और इसलिए चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 3 करोड़ घर और बनाएंगे गरीबों के लिए, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2,95,00,000 आवास स्वीकृत कर चुका है, जो हमारा टारगेट था। और उसमें से 2,68,00,000 घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं। 2024-25 के लिए 54,500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। 2 करोड़ नए घर बनाने में 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आएगी। हमने ये तय किया कि कोई भी पात्र परिवार न छूटे, और इसलिए पिछली बार अपात्रता की श्रेणी में जिनके पास 2 पहिया वाहन था वो भी आते थे, लेकिन आजकल 2 पहिया वाहन आम हो गया है। इसलिए 2 पहिया वाहन या टेलीफोन रखने वाले गरीब भाई बहनों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे। 10,000 रुपया से ज्यादा जिनकी मासिक आमदनी हो उनको आवास नहीं मिलता था, अब वो बढ़ा के 15,000 रुपया कर दिया गया है। जिनके पास मोटर वाली नाव होती थी वो अपात्रता की श्रेणी में आते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। और जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन है उनको भी पात्रता के दायरे में ले लिया गया है। हमारा प्रयास है कोई गरीब ना छूटे। तो फिर से एक सर्वे कि अगर कोई छूट गया हो, आवास प्लस के सर्वे के बाद कई राज्यों से शिकायत आई थी कि हमारे यहाँ अभी भी पात्र हितग्राही छूट गए हैं, तो फिर से एक सर्वे प्रारंभ करने का फैसला किया गया है। अभी हमने इस साल
2 करोड़ के लक्ष्य में से 38 लाख मकान 18 राज्यों को हम आवंटित कर चुके हैं। 10,668 करोड़ रुपए का हमारा फंड जारी किया जा चुका है। राज्यों से हमारा बाकी राज्यों से भी अनुरोध है कि वो राज्यांश को समय पर, क्योंकि इसमें आप जानते हैं 60-40 की योजना है, राज्यांश भी जारी करना पड़ता है, उसको समय पर जारी करें और अपने प्रस्ताव भेजें ताकि हम केंद्रांश की अगली किस्त भी स्वीकृत कर सकें। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा से सिंगल क्लिक के द्वारा 15 लाख आवासों को स्वीकृति पत्र देने का काम किया था और 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 3,180 करोड़ रुपए आधार के माध्यम से जारी किए थे और 26 लाख से ज्यादा मकानों में जो पुराने बन रहे थे वहां गृह प्रवेश का काम किया था। तो हर गरीब को पक्का घर मिले, ये ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता है और उसको पूरा करने में विभाग राज्यों के साथ मिलकर पूरी गंभीरता से जुटा हुआ है। पीएम जनमन एक और योजना है, विशेषकर जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए। जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनको पक्का मकान देने के लिए, और उसमें यह तय किया है कि कोई भी परिवार ना छूटे, हर एक को हम पक्का घर देंगे। 2024-25 के लिए 40,573 अतिरिक्त लक्षित आवासों का आवंटन किया गया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 3,70,963 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3,12,000 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2,17,000 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी की है, जिनमें से 44,378 ने अपने आवास बना भी लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 4,90,000 मकान मार्च 26 तक बनाकर हमको देना है। इस समय मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रोज 10,000 घर बन रहे हैं। हम रोज 10,000 घर बना रहे हैं और पहले जो औसत दिन लगता था एक आवास के निर्माण में 314 दिन लगते थे, वो घट के अब 114 दिन हो गया। मतलब तेजी से घरों के निर्माण का काम हम कर पा रहे हैं और इसके कारण रोजगार के भी अवसर सृजित हो रहे हैं। लगभग 3 लाख ग्रामीण राज मिस्त्रियों को आपदा रोधी मकानों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है। मित्रों, एक और महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव को कनेक्टिविटी देने के लिए। ये योजना वरदान सिद्ध हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 8,34,457 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 7,69,284 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 9 जून 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक 9,013 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी जा चुकी है। उनमें से 7,058 किलोमीटर सड़कों का ओवरऑल, जो पहले से भी शेष थी, निर्माण किया जा चुका है और 1,067 बसाहटों को, गांवों को योजना के शुरुआत से इस साल जो हम 2/12/24 तक कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। कुल 1,54,000 बसाहटें गांव इस योजना से हम 12 सड़कों से जोड़ने का काम कर चुके हैं। PMGSY 3 के अंतर्गत 9 जून 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक 6,614 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें से पश्चिम बंगाल को भी 3,380 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत करके दी गई है।
और इनके निर्माण का कार्यक्रम जारी है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मकान के साथ साथ सड़कों के निर्माण का काम भी हाथ में लिया गया है और इस योजना के अंतर्गत शुरुआत से अब तक 4,781 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है और 1,890 बसाहटों को सड़क संपर्क इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण भी अभी स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को इसकी मंजूरी दी है। मापदंडों में बदलाव करते हुए 2011 की आबादी के आधार पर जिन गांवों की आबादी 500 है, सामान्य गांवों में, मैदानी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और विशेष श्रेणी क्षेत्रों में 250 प्लस की आबादी को और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100 प्लस जनसंख्या वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को 12 मासी सड़कों से इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जिस पर लगभग 70,125 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे और 62,500 किलोमीटर की 12 मासी सड़कें प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। हाल ही में इस योजना में, इस चरण में अभी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में सड़कों को स्वीकृति दी गई है। तो लगातार जो असंबद्ध गांव हैं उनको जोड़ने का अभियान निरंतर जारी है। मनरेगा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मजदूर भाई और बहनों को कम से कम 100 दिन का रोजगार इस योजना के अंतर्गत जो मांगते हैं उनको प्रदान किया जाता है। इस योजना के प्रारंभ में इसका बजट 7,000 करोड़ रुपया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट को निरंतर बढ़ाने का काम किया है आवश्यकता के अनुसार और इस साल अब तक का सबसे ज्यादा 86,000 करोड़ रुपया बजट में आवंटन है। लेकिन इसको रिवाइज भी करते हैं। जैसे कोविड के समय 2021-22 में लगभग 1,11,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इस योजना के अंतर्गत खर्च किए गए थे ताकि हम अधिक मानव दिवस सृजित करके रोजगार दे सकें। इसमें भी 2024-25 में 9 जून से अब तक 9 जून 2014 से लेकर 24-25 में 9 जून 2014 से लेकर दिसंबर 2024 तक 123 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। अभी तक 40,907 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई है और 43,81,000 करोड़ काम पूरे हो चुके हैं। इस योजना से ग्रामीण जो मजदूर भाई बहन हैं उनको रोजगार देने का काम करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना के अंतर्गत 15 से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है, जिसके कारण उनकी कौशल उन्नयन हो सके और अनेकों रोजगार से वो जुड़ सके। मनरेगा के अंतर्गत ही मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि अमृत सरोवर बनाए जा सके 50,000। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 68,000 से अधिक अमृत सरोवरों के निर्माण का या पुनर्जीवित करने का काम हम लोग पूरा कर चुके हैं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो निरंतर ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे रोजगार देने का मामला हो, संपर्क देने का काम हो, मकान बनाने का काम हो, कौशल उन्नयन का काम हो, निरंतर काम में लगा है। इस साल हमारा बजट कुल 1,84,000 करोड़ रुपया था, उसमें से 1,03,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए और ग्रामीण जनता को
रोजगार से जोड़ने के लिए और सुविधाएं देने के लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भी आपके यहाँ रहती है, वो अभी 10 रुपये से कम है उसका प्रतिदिन। क्या राज्यों पे निर्भर रहा जाएगा या केंद्र इसको बढ़ाने के बारे में भी विचार करेगा? वृद्धावस्था पेंशन 10 रुपया कैसे है? 200 रुपये से कम है। नहीं, देखिए, उसमें राज्य और केंद्र दोनों का अपना अपना हिस्सा होता है। केंद्र केंद्रांश देता है, राज्य अपने अपने हिसाब से उसको टॉप अप करते हैं। तो टॉप अप करने का भी अलग अलग लोगों ने, किसी ने कम टॉप अप किया है, किसी ने ज्यादा टॉप अप किया है। तो कुल मिला के वृद्धों का कल्याण केंद्र और राज्य दोनों की जवाबदारी है। केंद्र अपना हिस्सा देता है, केंद्र से भी मिलता है और राज्य से भी मिलता है, दोनों मिलकर करते हैं और समय समय पर रिवाइज होता रहता है। पीएम जनमन की बात कर रहे हैं आप। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 4,90,000 मकान कुल बनना है। देखिए, राज्यों के सहयोग से हम अत्यंत पिछड़ी जनजातियां, पीजीवीटी, तो वो तो जाति है और वहां सर्वे होता है उस जाति में कौन कौन आते हैं, और 75 जातियां हैं ऐसी। उनको पहचान के, जो अधिसूचित है उनकी पहचान करके राज्यों के सहयोग से ही पहचान करते हैं, सर्वे होता है, उसके आधार पर देते हैं। उनको मकान भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा? हाँ, उनको मकान तो प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मकान दिया जा रहा है। पैसा नहीं दिया जाएगा? नहीं, पैसा अलग से नहीं है इसमें कोई। मंत्री जी, आपने कहा कि गरीब कल्याण आपका संकल्प है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गरीब कल्याण सिर्फ इसमें पूरा भारत शामिल नहीं है, इसमें बंगाल के गरीब बाहर, क्योंकि लगातार कम से कम 1000 दिन हो गए जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नरेगा और पीएम आवास का पैसा वेस्ट बंगाल को रोका है। अभी आपने देखा होगा जी, मेरा प्रश्न होगा, तो ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपको लगता है कि अगर बेंगलोर को भी वो योजनाएं जारी रहे दोनों, तो वो आप ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रामीण विकास कर पाएंगे? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। लेकिन कल मैंने लोकसभा में भी उत्तर दिया था। अभी जब मैं विवरण दे रहा था तब आपने पढ़ा होगा कि पश्चिम बंगाल को भी हमने सड़कें दी है, क्योंकि सड़क जैसी योजना में कोई गड़बड़ नहीं थी। आप बताइए, जिस विशेष उद्देश्य के लिए हम पैसा दे रहे हैं, अगर वो उद्देश्य कोई पूरा ना करे, योजना का नाम बदल दिया जाए, अपात्र को पात्र कर दिया जाए, पात्र को अपात्र कर दिया जाए, बड़े काम का दुरुपयोग करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में दे दिया जाए, मापदंडों का पालन ना किया जाए, तो जवाब भी ना मांगे, ऐसे में भी पैसा देते रहे। इसलिए जहां कोई गड़बड़ होती है तो केंद्र के पास यह अधिकार है कि पूछताछ करे, जांच करे। जांच की गई, अनियमितता पाई गई, गड़बड़ पाई गई। अब गड़बड़ अगर पाई जाएगी तो केंद्र को कार्रवाई तो करना पड़ेगी। सर, इसी का सप्लीमेंट्री है, जैसी गड़बड़ियां जैसे बंगाल में मिली हैं, आपके मंत्रालय की नेशनल लेवल मॉनिटरिंग एक सिस्टम है, उनकी रिपोर्ट्स में जो कमियां नरेगा और पीएम आवास में बंगाल में मिली, वैसी कमियां कहीं भी अगर मिलेगी तो हम कार्रवाई करेंगे, प्रतिबद्ध है। किसी भी राज्य में मिलेगी हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैडम 1 मिनट दे रहा था प्लीज। ग्रामीण विकास मंत्रालय, यहाँ ग्रामीण विकास की चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करना है तो अलग करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपने जो बजट बताया कितना बताया? 1,84,000 जी। तो उसको अभी क्या पैसा और मंगाएंगे? जरूरत पड़ेगी। जैसे मनरेगा जैसी योजना है, वो मांग आधारित योजना है और उसके लिए बजट कम पड़ता है, तो हम फिर से जाते हैं वित्त के विभाग के पास और फिर राज्यों की मांग के आधार पर फिर पैसा मांगते हैं, तो वो लगातार रिवाइज होता रहता है। सर, एक सवाल रिलेटेड इनके क्वेश्चन से। सर, अभी जो आपने बताया कि वहाँ पे इरेगुलरिटीज पाई गई थी स्कीम में, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है
बातचीत भी चल रही थी वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल्स के साथ में, तो आगे का क्या विचार है मंत्रालय का? पश्चिम बंगाल में हमारे भाई और बहन गरीब रहते हैं, उनसे भी हम स्नेह करते हैं। जो कंप्लायंस मांगी है केंद्र ने वो राज्य पूरा करेगा तो हम लोग जरूर देंगे। नहीं, ठीक है। सिराज, एक सवाल, अब मुझे पार्लियामेंट पहुंचना है। सुखबीर बादल बात बोली नहीं।